जब आपके कंधे में जब दर्द होता है और उसके साथ साथ धीरे धीरे कंधे में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़न आ जाती है और उसकी वजह से आपको हाथ को चलाने में, हाथ उठाने में, हिलाने डुलाने में आपको हाथ को परेशानी आती है। आप जैसे पहले हाथ उठा पा रहे थे उतना हाथ उठाने में आपको दिक्कत आ रही है, उसका मूवमेंट जो होना चाहिए उतना मूवमेंट फ्रीली आप नहीं कर पा रहे हैं। यह जो सारी कंडीशन है, यह संकेत हो सकता है कि कहीं आपको फ्रोजन शोल्डर तो नहीं हो रहा है। फ्रोजन शोल्डर जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जाम हो जाना। जब आपका कंधा जो होता है वो कंधा जाम हो जाता है, उसके साथ उसमें दर्द होता है, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। दोस्तों, इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। और आज का जो वीडियो है ये काफी खास है, क्योंकि जब आपको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो उसमें आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको आपकी जो दिक्कत आती है, जो आपको मूवमेंट होता है, मूवमेंट आपको धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। रोजमर्रा के काम करने में आपको परेशानी आती है, लेकिन घबराएं नहीं। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशन के लिए काफी अच्छी मेडिसिन अवेलेबल होती है, जो कि काफी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी फ्रोजन शोल्डर के बारे में कि आखिर फ्रोजन शोल्डर जो होता है वो क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और उसका होम्योपैथी में क्या बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है और किन लोगों को ज्यादा रिस्क होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रोजन शोल्डर के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, आपके कंधे में सीवियर पेन होना, काफी तेज दर्द होना, जो कि दर्द धीरे धीरे बढ़ता है। और यह जो दर्द होता है इसके साथ साथ बढ़ने के साथ ही आपका जो मूवमेंट होता है कंधे का, हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, वो आपके कंधे का मूवमेंट जो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है, उसमें अकड़न या स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। जनरली ये जो सिम्टम होता है वो फ्रोजन शोल्डर में देखने को मिलता है। लेकिन इसके जो सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स थोड़ा सा वेरी करते हैं इसकी स्टेज के अकॉर्डिंग। जनरली इसकी 3 स्टेज होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली आपका जो दर्द है, कंधे का दर्द धीरे धीरे बढ़ता है और उसके साथ साथ ही जो कंधे का मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद में जो सेकंड स्टेज आती है, उस स्टेज को बोलते हैं फ्रोजन स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होगा कि आपका कंधा जो होता है वो लगभग पूरी तरीके से जाम हो जाता है, उसमें मूवमेंट करने में काफी परेशानी आ रही है, लेकिन जो आपका दर्द होता है, दर्द अब धीरे धीरे कम हो जाता है या लगभग खत्म सा हो जाता है। यह जो स्टेज होती है, यह स्टेज 4 महीने से लेकर 12 महीने तक की होती है। और जो लास्ट में जो स्टेज होती है वो होती है थर्ड स्टेज, जिसको बोलते हैं रिकवरी स्टेज। यह जो स्टेज होती है, यह जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, ये रिकवरी की स्टेज होती है। इसमें धीरे धीरे आपके कंधे का मूवमेंट जो होता है वो मूवमेंट धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाता है। यह जो स्टेज होती है करीब 6 महीने से लेकर 24 महीने तक ये स्टेज होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कारण की, ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो जो इसमें जो बड़े कारण है, वैसे जिसके जो कारण है प्रॉपरली उसके कारणों का अभी तक पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक इंजरी, अगर आपके कंधे में कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से यह कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा जब कभी भी किसी कारण से आपका, मान लीजिए आपको कोई बड़ी सर्जरी हुई है, अब आप बेड रेस्ट में हैं और उसमें, या फिर आपके अगर कंधे की कोई या आपके हाथ की कोई सर्जरी हुई है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, उसके कारण जब आप अपने हाथ को हिला डुला नहीं पा रहे हैं या जब आप रिकवरी में हैं, उसकी वजह से अपने बॉडी का मूवमेंट कम हो रहा है, आपके हाथ का मूवमेंट कम हो रहा है, ऐसी जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में आगे जाकर धीरे धीरे ये जो फ्रोजन शोल्डर की जो कंडीशन होती है वो धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाती है, उसमें स्टिफनेस जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। इसका एक बड़ा कारण है जो कि माना जाता है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि इसमें जिन लोगों को कि उसकी रिस्क ज्यादा होती है, उसमें जो बड़ा कारण होता है वो होता है डायबिटीज। जिन लोगों को डायबिटीज है, उन लोगों को, और जिसमें उनकी डायबिटीज कंट्रोल कम रहती है, कंट्रोल पुअर कंट्रोल होता है, उन लोगों को थोड़ा सा इसका रिस्क ज्यादा होता है। इसके अलावा स्ट्रोक आ गया है या जो कोई बड़ी सर्जरी हुई है जिसके कारण वो रेस्ट में है, उसके कारण उनको इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर आपको गाउट की शिकायत है, आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, तो उसके कारण भी यह जो है ये आपको फ्रोजन शोल्डर की आपको शिकायत कर सकता है, अगर वहां पर यूरिक एसिड जो होता है वो कंधे में जाकर, जॉइंट में जाकर जमना शुरू हो जाता है। तो इसके अलावा कुछ डिजीज होती है, जैसे थायराइड हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, या कुछ डिजीज कंडीशंस होती है जो कि इसके रिस्क को बढ़ा देती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस की। तो इसके लिए जनरली जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके सिम्टम्स लेते हैं और उसके अलावा कुछ जांचें होती है, वो जांचें कराकर देखी जाती है, जैसे एक्सरे कराया जा सकता है, ज्यादा प्रॉब्लम होने पर आपकी एमआरआई करा जा सकती है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर डॉक्टर चाहें तो कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जो कि अगर उनको लगता है, जरूरत होती है तो वो करवा के देख सकते हैं, जिसमें अगर आपको डॉक्टर को गाउट का अगर डाउट है तो गाउट के लिए यूरिक एसिड वगैरह की जांच कराई जा सकती है, सीबीसी करा के देखी जा सकती है। इसके अलावा आपका आरए फैक्टर की जांच करा के देखी जा सकती है। कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, वो करा के देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कि इसमें होम्योपैथी आपको कैसे मदद कर सकती है। तो इसमें होम्योपैथी इसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन होती है, उसके अलावा कुछ फिजियोथेरेपी होती है, वो अगर आप करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि इसमें चमत्कारी के रिजल्ट देती है,
जिसकी हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो सबसे पहली और मुख्य मेडिसिन होती है वो होती है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 इस तरह की कंडीशन में काफी लाभदायक साबित होती है। इसको लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर सुबह और शाम, दिन में 2 बार। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो होती है रूटा। रूटा 30 इसमें काफी अच्छे रिजल्ट देती है। रूटा 30 अगर कहीं पर भी कोई मस्कुलर इंजरी है, कोई टेंडन में कोई इंजरी हुई है या वहां पर कोई पेन है, तो ऐसी कंडीशन में रूटा 30 बहुत अच्छा काम करती है। रूटा 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर, दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। इसके अलावा इस तरह की कंडीशन की एक आर्निका 200 भी बहुत अच्छी दवा होती है। आर्निका 200 भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर, सुबह और शाम, दिन में 2 बार। अगर आपके राइट शोल्डर में अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पर सैंगुनियर कैन 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसको भी लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर, दिन में 3 बार। अगर यही पेन और यही अगर आपको कंडीशन जो है स्टिफनेस वगैरह अगर आपको लेफ्ट शोल्डर में है तो वहां पर फेरामेट 30 बहुत अच्छा काम करती है। फेरामेट 30 को लेने का तरीका होता है 3-3 बूंद डाइट जी पर, दिन में 3 बार। दोस्तों ये इसकी कुछ खास दवाइयां होती है जिसके कि काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपकी सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए दी जाती है, तो बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए आप जब कभी भी कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन लें, हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की आपको ये पसंद आई और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।